वुमेन के बारे में बहुत सारी चीजें कही गई, बहुत सारी चीजें सुनी गई। आज हम देखते हैं कि भारत में उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। आज 8 मार्च 2021 है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पे इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस साल का थीम है चूज टू चैलेंज। चूज टू चैलेंज से क्या तात्पर्य है? जो कहा जाता है कि जो अपने लिए लड़ा नहीं उसको कुछ मिला नहीं। तो आपको अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए जिससे कुछ अधिकार प्राप्त करने हैं उसके सामने एक चुनौती रखनी पड़ती है। तो इस साल का जो थीम दिया गया है वो कहता है चैलेंज्ड वर्ल्ड इज एन अलर्ट वर्ल्ड एंड फ्रॉम चैलेंजेस कम्स चेंज। चैलेंज्ड वर्ल्ड का मतलब क्या है कि जो लड़ा है, ठीक है, और लड़ा कौन है? जो अलर्ट है, जिसको अपने अधिकारों के बारे में पता है। बिना जानकारी के कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए चुनौती कैसे दे सकता है? तो इसीलिए चैलेंज्ड वर्ड है, क्योंकि आज के डेट में लोग अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, जागरूक है, रुचि रखते हैं और जानकारी हासिल करते हैं, और उसके बाद जब वो चैलेंज करते हैं जिससे बदलाव आता है। इसका कई जगह पर उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे सती प्रथा, जो कि एक महिलाओं के लिए एक बहुत ही सामाजिक एविल के रूप में था, सामाजिक कुरीति के रूप में चली आ रही थी। जब राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ विरोध करना शुरू किया और चुनौती के रूप में इन्होंने अपनी भाभी को सती बनने से रोक दिया, जिसका उसके बाद इसके लिए बहुत लंबे अरसे तक वो आंदोलन करते रहे, और जिसके परिणाम स्वरूप 1828 ईस्वी में सती प्रथा उन्मूलन कानून के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। सिमिलरली पहले महिलाओं में पुरुष शादी कर सकते थे, पुरुषों को यह अधिकार था कि वो मल्टीपल मैरिज कर सकते थे, बट महिलाएं एक बार विधवा होने के बाद उनको दोबारा विवाह करने का अधिकार नहीं दिया जाता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, और जिसका परिणाम ये हुआ कि चार्टर एक्ट जब आया 1853 का, तो उस समय, जिस समय लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे, उसके द्वारा विडो रीमैरिज का कानून लाया गया और फिर महिलाओं को पुनर्विवाह का अधिकार, कानूनी अधिकार दिया गया। सिमिलरली चाइल्ड मैरिज बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ भारत में, जो थी ही नहीं, आज भी है। बाल विवाह के खिलाफ बहुत से लोगों ने आंदोलन चलाए, बहुत से लोगों ने समाज में अवेयरनेस लाने की कोशिश की, और जिसके परिणाम स्वरूप 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट पास किया गया, जो चाइल्ड मैरिज को कम्प्लीटली प्रोहिबिट करता है। और वर्तमान में 2006 में इसी एक्ट को रिपील करते हुए नए सिरे से अमेंड करके नया एक्ट बनाया गया, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो इस तरह से जब जब कभी भी किसी कुरीति के खिलाफ चुनौती रही है तो परिणाम स्वरूप नए बदलाव आए हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जब 2012 निर्भया गैंगरेप, जो कि एक समाज को दहलाने वाला एक घटना था, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों ने, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई हैव सीन समथिंग विदाउट अ लीडर, अ प्रोटेस्ट विदाउट अ लीडर। तो लोगों ने, आम जनमानस ने मुहिम की अगुवाई करते हुए चुनौती दी, और जिसके परिणाम स्वरूप जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन हुआ, और जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर क्रिमिनल लॉ में आनन फानन में 2013 में अमेंडमेंट किए गए, और इन बदलाव के द्वारा कानून को और सुदृढ़ और मजबूत बनाया गया। तो इसीलिए चुनौती आवश्यक है बदलाव के लिए। हम देखते हैं कि आज के वर्तमान समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है।
तो इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जेंडर रेशियो में, दूसरा एजुकेशन का क्या स्टेटस है अर्ली एज में, और तीसरा चाइल्ड मैरिज में भारत का क्या स्थान है। इसके साथ साथ हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे महिलाओं की क्या स्थिति रही है, और उसके साथ साथ वर्तमान पार्लियामेंट की स्थिति, स्पेशली जो 17वीं लोकसभा का गठन हुआ, 17वीं लोकसभा के गठन में महिलाओं का क्या कंट्रीब्यूशन है, कितनी भागीदारी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जेंडर रेशियो के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि 2021 में जो 927 महिलाएं थी प्रति 1000 बच्चे पर, 0 से 6 साल की उम्र में, ये एज ग्रुप को डिटरमाइन किया जाता है क्योंकि बच्चे की चाइल्ड मोर्टालिटी रेट और उनके सर्वाइवल को ध्यान में रखते हुए जो 0 to 6 ईयर में जो 927 थी वो घटकर 918 हो गई है 2011 के सेंसस के अनुसार। तो यहाँ पे एक घटाव जो कि 1961 के सेंसस से अभी तक का सबसे लोएस्ट डाटा है, 918 पर 1000 बॉयज। अब इसके विपरीत एक पक्ष आता है कि कई बार लोग कहते हैं कि ग्रामीण समाज आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन, रूढ़िवादिता के कारण वहां पे जो रेशियो है वो कम होता है, क्योंकि शहरी लोग पढ़े लिखे होने के कारण हमेशा क्या कहते देते हैं कि गांव में ऐसा होता होगा, गांव में भ्रूण हत्या ज्यादा होती है, गांव में बर्डन माना जाता है। सही बात है ये कि वहां पे पराया धन वाला कॉन्सेप्ट आज भी चलता है। कंजर्वेटिव जो रूढ़िवादी लोग हैं वो मेल डोमिनेंस को प्रेफरेंस देते हैं, वहां पे जो मेल चाइल्ड है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है ताकि वो उनकी लेगेसी को बढ़ा सके, उनके वंश को आगे ले जा सके। इसके बावजूद इस यहाँ जहां हम देखते हैं कि एक तरफ 927 से घट करके 918 हो गया है बच्चों में, वहीं उसके विपरीत फैक्ट ये मिलता है कि जो महिलाओं का 933 प्रति 1000 पुरुष, 933 महिलाएं 2001 में थी वो बढ़ करके 943 हो गई हैं। इसका मतलब कि जो ये घटना जो हम देख रहे हैं ये शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है बनस्पत ग्रामीण क्षेत्रों के। अब आते हैं कि राज्यवार क्या स्थिति है। राज्यवार स्थिति को देखने में सबसे अधिक जो गैप है जेंडर रेशियो का वो देखने को मिलता है हरियाणा में, जहां प्रति 100 महिलाओं पर 120 पुरुष हैं, और सबसे कम देखने को मिलता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की स्थिति यह है कि वहां प्रति 1000 में जो 2001 के जनगणना के अनुसार 908 महिलाएं हुआ करती थी, 2011 में वो घट करके 890 हो गया है। ठीक है, तो जो महिलाओं का औसत देखा जाए तो प्रति 1000 पुरुष के महिलाओं की स्थिति वो घट करके 890, ये उत्तराखंड की स्थिति। अब आते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलता है कि 2017 के डाटा के अनुसार जहां पे लड़कों का स्कूल से ड्रॉप आउट होता है, जब बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ करके चले जाते हैं, स्कूल से विड्रॉ कर लेते हैं, तो जहां 28% लड़कों ने किया उसके कंपैरिजन में 32% लड़कियों ने स्कूल से अपने आप को जो है सो रजिस्टर करवा लिया, ड्रॉप आउट हो गए, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट का डाटा है 2019 का, उसके अनुसार 40% लड़कियां जो 15 से 18 साल की उम्र की हैं उन्होंने स्कूल छोड़ा, और जिनमें से आधे से अधिक, मोर देन हाफ, हाउस होल्ड ड्यूटी में लग गई हैं। ठीक है, और शिक्षा के साथ ही क्या जुड़ा होता है, शिक्षा के साथ ही सशक्तिकरण जुड़ा है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही अपने अधिकारों के बारे में जानकारी रख सकता है, और अधिकार जब जानकारी होगी तभी वो चैलेंज कर सकता है जिससे बदलाव आएगा। अशिक्षा बस रूढ़िवादिता के द्वारा जो सामाजिक पक्ष से हमें मिलता है हम उसको परस्यू करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब तक अधिकारों का पता नहीं होगा तब तक हम उसको अमल में लाने के लिए किसी को चुनौती नहीं दे सकते हैं, उसके लिए सुसंगठित प्रयास नहीं कर सकते।
जो तीसरा परिप्रेक्ष्य है वो है चाइल्ड मैरिज का। तो जो यूनिसेफ का डाटा है उसके अनुसार कहा गया कि वर्ल्ड में चाइल्ड मैरिज में इंडिया जो है वो मेजर कंपोनेंट है, सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस इंडिया में होते हैं। कैसे? तो सब कहा गया कि हर 3 चाइल्ड मैरिज जो होते हैं उनमें से एक जो है हर 3 में एक भारतीय होती है वर्ल्ड लेवल पे। और जो टोटल 22.3 करोड़ चाइल्ड मैरिजेज हुए हैं उनमें से 10.2 करोड़ लोग जो हैं वो क्या है, 15 साल से कम आयु के हैं। अब 15 साल से कम आयु के हैं। दूसरी स्थिति आती है कि अर्ली मैरिज की वजह से अर्ली प्रेगनेंसी होता है। तो इसके बारे में डाटा है कि 45 लाख जो चाइल्ड ब्राइड्स हैं, जो बाल कन्याएं हैं, वो 15 साल से कम की उम्र में 2 बच्चों की मां बनी है। और देखिए, चूंकि जो है सो जो महिला ही कैपेबल, जो ब्राइड कैपेबल नहीं है प्रेगनेंसी के लिए और बच्चे को जन्म देने के लिए, इसकी वजह से हम देखते क्या है कि स्टंटिंग, ठिगनापन, माल न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टालिटी आदि की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज, जिसके लिए प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 भी बना हुआ है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इसके बावजूद भी आज भी बाल विवाह हो रहे हैं, जिसको रोकने के लिए सबसे पहले सामाजिक जो सोच है उस सोच को परिवर्तन करने की जरूरत होगी और सामाजिक सोच को बदलने के लिए समाज को शिक्षित होना, जागरूक होना आवश्यक होगा। नेक्स्ट आते हैं जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन का डाटा। तो सिंपल एनसीआरबी जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो डाटा मैनेज करता है, उसके अनुसार कहा गया कि 2019 में, ठीक है, 87 रेप प्रतिदिन हुए और टोटल जो है 4,05,861 केसेस दर्ज किए गए, जिसमें आईपीसी के अंदर के केसेस, जिसमें आपको क्रूएल्टी आता है, आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, इन दोनों का कंपोनेंट मेजर का चंक है। और 2018 की तुलना में 7.3% की बढ़त दर्ज की गई। अभी 2020 का जब डाटा आएगा तो उसमें देखेंगे, क्योंकि कहा माना जा रहा है और कई सारे रिपोर्ट्स जो बीच में आए पैंडेमिक के दौर में, तो माना गया कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन था, घर में रहने की वजह से कई सारे जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट के रूप में, एक तरफ जहां लोगों को ज्यादा समय अपने घर में रहने का मौका मिला, वहीं दूसरी तरफ कॉन्फ्लिक्ट के भी केसेस अराइज हुए और ज्यादातर केस जो दर्ज हुए हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के रहे हैं इस पैंडेमिक के दौर में। नाउ कम टू द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हेल्ड बाय वुमेन। हमारा संविधान 1950 से लागू हुआ और संविधान के अंतर्गत कई सारे पद जो हैं वो बनाए गए, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कहते हैं, और जो कि केवल और केवल सिटीजन ऑफ इंडिया, केवल भारतीय सिटीजन के लिए रिजर्व रखे गए हैं। कोई विदेशी या फिर कोई फॉरेन एलियन उस पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। जहां एक तरफ हम देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी लगभग 49% या 48 दशमलव समथिंग प्रतिशत है, उसके बावजूद भी आज तक की अगर हम स्थिति देखते हैं तो भारत में राष्ट्रपति के पद पर इस 70 सालों की अवधि में सिर्फ एक महिला आई, देवी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देवी सिंह पाटिल, ओनली वुमन प्रेसिडेंट। अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो इंदिरा गांधी को छोड़ करके कोई दूसरी महिला प्रधानमंत्री नहीं हुई आज तक। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई महिला नहीं बन पाई हैं। जो पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी वो थी फातिमा बीबी,
उनको छोड़ करके अभी वर्तमान में 3 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे हैं, परंतु आज तक कोई महिला चीफ जस्टिस का पद हासिल नहीं कर पाई। अगर हम सीएजी कैग की बात करें, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की, तो आज तक कोई महिला इस पद को हासिल नहीं कर पाई है। एक बार 2013 में सिंधु श्री खुल्लर का नाम प्रपोज किया गया था, न्यूज में आया था कि वो पहली महिला सीएजी हो सकती हैं, बट 2013 में, लेकिन उनकी जगह पे शशिकांत शर्मा को बना दिया गया। तो आज तक सीएजी कोई महिला नहीं हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो एक महिला जो कि मात्र 16 दिन के लिए 16 डेज चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही, जिनका नाम था वीएस रमा देवी। वो 26 नवंबर से 11 दिसंबर 1990, इस 16 दिन के लिए वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही, वीएस रमा देवी। और अगर हम बात करें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि संस्था है, जो संस्था सरकारी ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है, उनको सेलेक्ट करके और रिकमेंड करती है अपॉइंटमेंट के लिए। यूपीएससी के चेयरमैन में, जो कि यूपीएससी 1926 से गठित है, 1926 से अब तक की स्थिति में पहली महिला 1992 में सामने आई, जिन्होंने इस पद को हासिल किया, जिसका नाम था रोज मिलेन बैथ्यू। अभी रिसेंटली न्यूज में था, जब पिछली लोकसभा के दौरान स्मृति ईरानी जी ने इनको सम्मानित किया था मैरी कॉम के साथ, ठीक है। और उसके बाद रजनी राजदान और अलका सिरोही, ये 3 महिलाएं हुई जो कि यूपीएससी की चेयरमैन के पद पर रही। और वर्तमान स्थिति में अगर हम 17वीं लोकसभा की बात करें तो पार्लियामेंट की अगर हम बात करते हैं तो ऑल्दो पार्लियामेंट में क्या हुआ कि सबसे ज्यादा महिलाएं 17वीं लोकसभा में हैं, जिनकी संख्या 78 है, जो कि 2014 के में जो 62 थे, उनसे क्या है 16 अधिक हैं। लेकिन जो इक्वालिटी की हम बात करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, उसमें अभी माइल्स टू गो वाली सिचुएशन। माइल्स टू गो कैसे? तो टोटल लगभग 8000 लोग कैंडिडेट थे लोकसभा चुनाव में, और उन 8000 में सिर्फ 700 के करीब महिलाओं को टिकट दिया गया था, और इन 700 महिलाओं में मात्र 78 महिलाएं इलेक्ट होकर के पार्लियामेंट पहुंची, लोकसभा पहुंची, ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 11 महिलाएं दोनों से आई, 11 महिलाएं दोनों से आई। और सबसे, क्योंकि यहाँ पे जो है सो कई पार्टी प्रेसिडेंट अगर देखा जाए तो जैसे बहुजन समाज पार्टी से ममता मायावती हैं, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, ठीक है। तो यहां से आई, जो कि 8 महिला एमपी महाराष्ट्र से और 7 उड़ीसा से और 6 गुजरात से, इस सीक्वेंस में 11 यूपी एंड वेस्ट बंगाल से। उसके बाद 8 आई महाराष्ट्र से, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद 7 उड़ीसा, 6 गुजरात, मतलब 29 राज्यों से 22 से तो महिलाएं चुन करके आई, कुछ ना कुछ 1-2 करके, जिसमें मेजर चंक इनका रहा। इसके बावजूद 7 ऐसे राज्य रहे जहां से एक भी महिला लोकसभा नहीं पहुंची, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। ज्यादातर कौन से हैं? हिमालयन स्टेट एंड नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से। और पार्टी के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए, पॉलिटिकल पार्टी के कंटेक्स्ट में, तो सबसे ज्यादा महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुन के आई, जो 41 महिलाएं, ठीक है। और क्योंकि ये चंक बड़ा इसलिए है क्योंकि बीजेपी क्लियर मेजोरिटी के साथ 303 सीट के साथ सत्ता में वापस आई, और 330 में से 41 महिलाएं। तो वर्तमान भारत में महिलाओं की स्थिति कुछ इस प्रकार है।
अपने अगले लेक्चर में हम एक एक करके महिलाओं के अधिकार और उनसे संबंधित कानूनों के बारे में बात करेंगे। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन आने के लिए कोई डाउट का कॉन्सेप्ट है नहीं, कोई कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन था नहीं, फिर भी अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।